ये कहानी एक ऐसी बहादुर लड़की की है जो समंदर के बीच एक सुनसान आइलैंड पर फंस चुकी थी। पर उस आइलैंड पर वो अकेली नहीं थी, वहाँ कोई और भी था जो हर जिंदा चीज को बेरहमी से चीर फाड़ कर खा जा रहा था। वो जमीन और पानी दोनों में सांस ले सकता था। उसके पंजे इतने खतरनाक थे कि इंसान के शरीर को एक ही बार में बीच से फाड़ कर रखते। क्या वो लड़की उस खूंखार दरिंदे से बचकर उस आइलैंड से निकल पाएगी? आइए जानते हैं इस कहानी में। जेन को जब होश आया तो उसने खुद को एक बिल्कुल सुनसान आइलैंड पर पाया। बदहवास होकर वो मदद के लिए जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन उस वीरान जगह पर उसकी आवाज सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी अचानक उसकी नजर अपने दोस्त ब्रैड पर पड़ी, जो उसी के साथ बहकर उस किनारे तक आ पहुंचा था। ब्रैड की हालत बहुत खौफनाक थी। उसके पेट में एक नुकीला पत्थर घुसा हुआ था और वो दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। जेन ने तुरंत उसे खींचकर किनारे पर लेटाया और हिम्मत करके ब्रैड के पेट में धंसे उस पत्थर को बाहर निकाल दिया। खून तेजी से बह रहा था, जिसे रोकने के लिए उसने जल्दी से घाव पर एक कपड़ा कसकर लगा दिया, लेकिन तब तक ब्रैड का ढेर सारा खून बह चुका था। उसे हाइड्रेट रहने के लिए पानी की जरूरत थी। उस आइलैंड पर नारियल के ढेरों पेड़ थे। जेन ने तुरंत एक नीचे गिरे नारियल के फल को नुकीले पत्थर से तोड़ा और उसका पानी लेकर तेजी से ब्रैड की तरफ भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अफसोस, ब्रैड दम तोड़ चुका था। जेन ने बेहद भारी और दुखी मन से ब्रैड को उसी समंदर के किनारे दफना दिया। दरअसल करीब एक हफ्ते पहले जेन अपने दोस्तों के साथ समंदर की सैर पर निकली थी, पर अचानक आए एक भयंकर तूफान ने उसकी नाव को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। उसी तूफान में वे सब एक दूसरे से अलग होकर समंदर में भटक गए थे। जेन अब उस वीरान आइलैंड पर बिल्कुल अकेली थी। शाम ढल चुकी थी और मदद की कोई उम्मीद नहीं बची थी, इसलिए उसने एक पेड़ के नीचे ही रात बिताने का फैसला किया। अगली सुबह जब वो किनारे पर पहुंची तो अचानक उसके कदम ठिठक गए। सामने का नजारा इतना खौफनाक था कि जेन के मुंह से चीख निकल गई। किसी अनजान दरिंदे ने ब्रैड की लाश को कब्र से खोदकर बाहर निकाल लिया था और उसे चीर फाड़ कर उसका आधा शरीर खा चुका था। जेन को अब इस आइलैंड पर सिर्फ खाने पीने की मुसीबत से ही नहीं, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा बड़े और खौफनाक खतरे का सामना करना था। वो जंगल में इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर पेड़ से लटकते एक थैले पर पड़ी, जिसमें इंसानों के कुछ पुराने कपड़े रखे थे। पेड़ के ही पास एक आइस बॉक्स रखा था, जिसके अंदर कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें पड़ी थीं। वहीं पास में एक छोटा डिब्बा भी था, जिसमें माचिस और ताश के पत्ते रखे हुए थे। जेन ने वो माचिस तुरंत अपने पास रख ली। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे जमीन पर सूखे पत्तों के नीचे दबा हुआ एक पुराना टेंट मिला। ये सब इस बात का पक्का सबूत था कि जेन से पहले भी उस आइलैंड पर कोई फंस चुका था। वहां उसे उस परिवार के सदस्यों की कुछ कब्रें भी मिली। अब तक जेन को इस बात का अच्छी तरह एहसास हो चुका था कि अगर उसने अपना हर कदम फूंक फूंक कर नहीं रखा तो ये वीरान आइलैंड जल्दी ही उसकी जान भी ले लेगा। धीरे धीरे रात घिराई और तेज बारिश शुरू हो गई। जेन ने जैसे तैसे नारियल की पत्तियों के नीचे छुपकर ठंड में ठिठुरते हुए वो खौफनाक रात काटी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि रात की बारिश और तेज लहरों की वजह से समंदर की कुछ मछलियां पानी से बाहर निकलकर किनारे पर आ गई थीं। वो तुरंत उन मछलियों को इकट्ठा करने लगी। तभी उसकी नजर एक बड़ी मछली पर पड़ी, जिसे देखकर जेन सहम गई। उस मछली के शरीर पर किसी खूंखार जानवर के पंजों के गहरे निशान थे, जैसे उसे बेरहमी से फाड़ा गया हो। आखिर ये नुकीले पंजों वाला खौफनाक दरिंदा था कौन? जेन को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पहले से ही डरी हुई थी। ऊपर से इस खौफनाक नजारे ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। खैर, जेन ने कई घंटों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने जल्दी से उन मछलियों को भुना और अपनी भूख मिटाई। इसके बाद किसी भी जंगली जानवर या अनजान खतरे से खुद को बचाने के लिए उसने एक मजबूत लकड़ी को छीलकर उसे एक नुकीले भाले में बदल दिया। जैसे तैसे एक और दिन बीत गया। अगली सुबह जेन ने समंदर की लहरों के साथ कुछ बहकर आते हुए देखा। वो तैरकर उसके पास पहुंची तो देखा कि वो एक सूटकेस और एक आइस क्यूब मग था। जेन उस सूटकेस और मग को लेकर वापस किनारे की तरफ लौट ही रही थी कि तभी अचानक उसकी नजर समंदर की गहराइयों में बने एक विशाल गड्ढे पर पड़ी। वो होल बहुत बड़ा और बेहद डरावना लग रहा था, मानो पाताल लोक का रास्ता हो। उसे देखकर जेन बुरी तरह घबरा गई और तेजी से तैरकर वापस किनारे पर लौट आई। उसने सूटकेस खोला तो उसमें कुछ कपड़े और जूते रखे थे। जेन के अपने कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, इसलिए उसने वो सूखे कपड़े और जूते पहन लिए।
धीरे धीरे रात घेर आई। जेन ने वहां मिले परिवार का टेंट लगाया, बाहर आग लगाई और दिन भर की थकावट मिटाने के लिए आराम करने लगी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। उसे एहसास हुआ कि आसमान में उसके ठीक ऊपर से एक प्लेन गुजर रहा था। जेन ने जल्दी से अपनी फ्लेयर गन निकाली और हवा में फायर कर दिया ताकि उसकी चमक देखकर प्लेन वालों को पता चल सके कि नीचे कोई फंसा हुआ है। लेकिन अफसोस, जेन ने फ्लेयर चलाने में थोड़ी सी देर कर दी थी। उसके फायर करने तक वो प्लेन काफी आगे निकल चुका था। जेन निराश हो गई। फ्लेयर गन की रोशनी नीचे समंदर में गिरने लगी। तभी उसकी रोशनी में जेन को कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी जान हलक में आ गई। समंदर के बीचों बीच एक विशाल काय दैत्य खड़ा था जो सीधे आइलैंड की तरफ बढ़ता आ रहा था। जेन ने फौरन अपना नुकीला डंडा लिया और अंधेरे जंगल में भागकर छुप गई। वो खूंखार दैत्य जल्द ही किनारे पर आग के पास आ गया। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि जेन की सांसें रुक गई। जेन चुपचाप छिपे रही। थोड़ी देर में वो दैत्य वापस चला गया। सुबह होने पर जेन अपने टेंट के पास आई। उदास मन से वो उस माचिस की डिब्बी वाले बॉक्स को देख रही थी कि तभी उसके अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें मिली। वो तस्वीरें एक परिवार की थीं। जेन समझ गई कि पेड़ पर लटका वो थैला, पुराना टेंट और ये बॉक्स उसी बदनसीब परिवार का है। लेकिन तभी एक तस्वीर को गौर से देखते ही जेन के रोंगटे खड़े हो गए। उस तस्वीर के पीछे गहरे अंधेरे में उसी खौफनाक दरिंदे की चमकती हुई आंख साफ दिखाई दे रही थी। जेन को अब सारी कहानी समझ में आ रही थी। उस बदनसीब परिवार को भी उसी खूंखार दैत्य ने अपना शिकार बनाया था। किनारे पर मिली वो कब्रें इसी बात का सबूत थीं। जेन समझ चुकी थी कि अगर उसे जिंदा बचना है तो जल्द से जल्द उस आइलैंड से निकलना ही होगा। बचने की उम्मीद में उसने एक तरकीब लगाई। उसने सूटकेस के अंदर लाइफ जैकेट रखकर उसे एक छोटी सी नाव बनाने की कोशिश की ताकि वो वहां से निकल सके। लेकिन जैसे ही वो सूटकेस लेकर समंदर में उतरी, वो पानी में डूबने लगा। जेन को तुरंत एहसास हो गया कि उसका ये आइडिया काम नहीं करेगा। आखिरकार हार मानकर उसे वापस किनारे पर लौटना पड़ा। रात का अंधेरा छाते ही जेन को उस खौफनाक दैत्य का डर सताने लगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने जमीन पर गिरे नारियल के खोखले पेड़ के अंदर छुपकर रात काटने का फैसला किया। जैसे ही रात गहराई, वो दैत्य समंदर से बाहर निकला और किनारे पर आ गया। वो खाने की तलाश में जल्दी ही जेन के पास पहुंच गया। पास पहुंचकर उसे पेड़ के अंदर से खाने की महक आने लगी। जेन को अपना शिकार बनाने के लिए वो दैत्य उस खोखले पेड़ को तोड़ने लगा। अंदर मौत के साए में छिपी जेन अपनी सांसें रोके बिल्कुल खामोश लेटी रही। कुछ देर की खौफनाक कोशिश के बाद आखिर वो दरिंदा हार मानकर वहां से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद जब जेन किसी तरह उस पेड़ से बाहर निकली तो बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उस दैत्य ने अपने भयानक पंजों से उस मजबूत पेड़ को बुरी तरह चीर फाड़ कर तहस नहस कर दिया था। जेन को अब एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी। अगर उसे खुद उस दैत्य से बचना है तो उसके लिए खाना ढूंढना होगा। ऊपर से जेन का खुद भी भूख से बुरा हाल हो रहा था। उसने एक तरकीब लगाई और किनारे से कुछ छोटी मछलियों को पकड़कर उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो बड़ी मछलियों का शिकार कर सके। अपनी भूख मिटाने के लिए उसने कुछ मछलियां अपने पास रख लीं और एक बड़ी सी मछली को ले जाकर एक पेड़ से बांधकर लटका दिया। इसके बाद उसने जंगल के अंदर रेत खोदकर एक गड्ढा बनाया ताकि वो उसमें सुरक्षित छुप सके। उसने गड्ढे के ऊपर नारियल के पत्ते बिछाए और खुद को पूरी तरह से ढक लिया। रात का खौफनाक सन्नाटा छाते ही वो दैत्य एक बार फिर किनारे पर लौट आया। लेकिन इस बार जेन की तरकीब काम कर गई। उस दरिंदे की नजर पेड़ से लटकी उस मछली पर पड़ गई और वो उसे ही खाकर वापस समंदर में लौट गया। अगली सुबह जेन ने समंदर की लहरों के साथ फिर से कुछ बहकर आते हुए देखा। वो भागकर तेजी से पानी के पास गई तो देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त जैक था। जैक की हालत देखकर जेन की रूह कांप गई। उसकी कमर के नीचे का आधा शरीर पूरी तरह गायब था और उसके चेहरे और गर्दन पर उसी खौफनाक दैत्य के पंजों के गहरे निशान थे। बेहद भारी मन से जेन ने ना चाहते हुए भी अपने दोस्त जैक के उस आधे शरीर को उसी पेड़ पर लटका दिया जहां उसने पिछली रात वो मछली लटकाई थी। रात का अंधेरा छाते ही वो दरिंदा फिर से समंदर से बाहर आया और जैक की लाश को लेकर चला गया। दूर अपने गड्ढे में छिपी जेन खौफ से कांपते हुए ये सब चुपचाप देख रही थी। तभी अचानक उसे आसमान से गुजरते एक प्लेन की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत बाहर निकलकर मदद के लिए फ्लेयर गन चलाना चाहती थी, लेकिन वो खूंखार जानवर अभी भी किनारे पर ही मौजूद था। अगर उसकी नजर गलती
गलती से भी जेन पर पड़ जाती तो वो पल भर में उसके चीथड़े उड़ा देता। अपनी जान बचाने के लिए जेन बेबस होकर चुपचाप उसी गड्ढे में छिपे रही। अगली सुबह उस खौफनाक दैत्य की भूख मिटाने के लिए जेन के हाथ कुछ भी नहीं लगा। वो समझ गई कि आज रात वो खुद उस दरिंदे का निवाला बन जाएगी। लेकिन जेन ने एक बात पर गौर किया था, वो भारी भरकम दैत्य पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उसने एक तरकीब लगाई। उसने अपने टेंट को 2 ऊंचे नारियल के पेड़ों के बीच हवा में कसकर बांध दिया ताकि वो उस खूंखार दरिंदे की पहुंच से बिल्कुल ऊपर सुरक्षित रह सके। रात हुई तो वो दैत्य फिर से आया। उस शिकार की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। जेन ऊपर लेटी ये सब देख रही थी। डर से उसका बुरा हाल था। कुछ ही देर में वो दरिंदा जेन की नजरों से ओझल हो गया। जेन को लगा कि शायद वो वापस चला गया, लेकिन अगले ही पल टेंट की रस्सी पर एक जोरदार हमला हुआ और जेन सीधे जमीन पर आ गिरी। जेन ने फौरन अपना नुकीला लकड़ी का हथियार उठाया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी, लेकिन वो खूंखार दैत्य भी तुरंत उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। जेन का पीछा करते हुए उस दैत्य ने समंदर में छलांग लगा दी और एक मछली की तरह तेजी से तैरता हुआ जेन से आगे निकल गया और अगले ही पल पानी से बाहर निकलकर वो विशाल दरिंदा सीधे जेन के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। मौत को अपने इतने करीब देख जेन ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी ताकत से वो नुकीली लकड़ी उसके पेट में घोंप दी। जेन का ये वार इतना सटीक और जोरदार था कि वो खूंखार दैत्य भी अंदर तक हिल गया। तिलमिलाए हुए उस दैत्य ने अपने भारी पंजे से एक जोरदार वार किया जिससे जेन दूर जा गिरी और फिर वो खुद अपनी जान बचाकर वापस समंदर की गहराइयों में भाग गया। जेन दर्द से कराहती हुई उठी और जंगल के अंदर चली गई। उस दैत्य से बचने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ी और पूरी रात बारिश में भीगती हुई बिताई। उधर दैत्य ने जेन के पैरों को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। अगली सुबह वो अपने घाव धोकर किनारे पर बैठी ही थी कि तभी समंदर की लहरों के बीच उसे एक राफ्ट अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। जेन फौरन तैरकर राफ्ट के पास गई। राफ्ट में जेन का बॉयफ्रेंड लूकस और उसकी दोस्त मिया थे, जो तूफान में जेन से अलग हो गए थे। तीनों वापस मिलकर काफी खुश हुए। जेन, मिया और लूकस जल्दी से राफ्ट को लेकर किनारे तक आ गए। जेन ने उन्हें खाने के लिए भुनी हुई मछली और पीने के लिए कोक दिया। मिया और लूकस पिछले 1 हफ्ते से समंदर में भटक रहे थे। आखिरकार जमीन पर कदम रखकर उन्हें बेहद खुशी और राहत महसूस हो रही थी, लेकिन जेन ने उन्हें बताया कि उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा क्योंकि उस आइलैंड पर एक खूंखार दैत्य है। लूकस और मिया समंदर के लंबे सफर से थक चुके थे। वो किनारे पर कुछ समय आराम करना चाहते थे। मिया इसलिए भी रुकना चाहती थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उनकी ही तरह उनके बाकी दोस्त भी बहकर वहां आ सकते थे। जेन ने दुखी मन से बताया कि ब्रैड और जैक मारे गए हैं। अपने दोस्तों की मौत की खबर सुनकर मिया टूट गई। जेन ने कहा, उनके मरने का मुझे भी दुख है मिया, लेकिन अगर हम रुके तो हम भी मारे जाएंगे। पर मिया अभी भी जाने को तैयार नहीं हुई। जेन ने जैसे तैसे अपने बॉयफ्रेंड लूकस को चलने के लिए राजी कर लिया। उसने लूकस से कहा कि जब तक वो आगे के सफर के लिए खाने पीने का इंतजाम करती है तब तक वो मिया को भी साथ चलने के लिए मना ले। जेन ने लूकस से उसकी की रिंग मांगा जिसमें एक छोटा नाइफ भी था, लेकिन जैसे ही जेन ने छोटी मछलियों को काटकर चारा बनाने के लिए उस नाइफ को खोला तो वो सन्न रह गई। उस पर खून लगा हुआ था। जेन का दिमाग चकरा गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उस नाइफ पर लगा वो खून किस चीज का हो सकता है। खैर, उस खून वाली बात को दिमाग से निकालते हुए जेन ढेर सारी मछलियां लेकर वापस लूकस और मिया के पास आई, पर मिया अभी भी अपनी जिद पर अड़ी थी। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि अब लूकस भी मिया की बातों में आ चुका था। उन दोनों को लग रहा था कि वो दैत्य वाली बात महज जेन के मन का भ्रम है। वो इतने दिनों तक अकेले वहां रही थी, इसलिए उसे भ्रम होने लगा था। जेन के लाख समझाने के बाद भी जब वो दोनों चलने को तैयार नहीं हुए तो जेन ने अकेले जाने का फैसला किया। उसने सामान पैक किया और मौका पाकर अकेले ही राफ्ट चुराकर वहां से निकलने लगी, लेकिन लूकस और मिया की नजर उस पर पड़ गई। वो दोनों दौड़कर जेन के पास गए और उसे जबरदस्ती रोकने लगे। जब जेन ने फिर भी नहीं माना तो मिया ने उसके सिर पर राफ्ट के चप्पू से वार करके उसे बेहोश कर दिया। जेन को जब होश आया तो रात हो चुकी थी। लूकस और मिया ने उसे एक पेड़ से बांध दिया था। जेन बुरी तरह डर गई। वो जानती थी कि किसी भी वक्त वो दैत्य आ सकता था। वो खुद को खोलने के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन लूकस और मिया ने उसकी एक नहीं सुनी। कुछ देर बाद मिया टहलने के लिए किनारे की तरफ चली गई। लूकस वहीं जेन के पास बैठ गया। बेबस जेन लगातार मिन्नतें कर रही थी, लेकिन लूकस फिलहाल उसे आजाद करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। आखिर उसने उनकी राफ्ट चुराकर अकेले भागने की कोशिश जो की थी। वे दोनों अभी बहस कर ही रहे थे, तभी अचानक दूर से मिया के जोर जोर से चीखने की आवाज गूंज उठी। मिया की वो दर्दनाक
खौफनाक चीख सुनते ही लूकस के होश उड़ गए। वो तुरंत आग में जलती एक लकड़ी लेकर और मिया को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ा। जेन समझ गई कि वो दैत्य किनारे तक आ गया है। वो तुरंत खुद की रस्सी तोड़ने की कोशिश करने लगी। लूकस जब मिया के पास गया तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि जेन बिल्कुल सही कह रही थी। एक विशाल दैत्य मिया को अपने पंजे में उठाए खड़ा था। लूकस ने आग जलती हुई लकड़ी उस दैत्य के पैरों पर मार दी। तभी उस दैत्य ने पलटकर लूकस पर एक जोरदार वार किया, जिससे वो दूर जा गिरा। इसके बाद जब लूकस किसी तरह संभल कर उठा तो उसने देखा कि मिया पानी में बेहोश पड़ी थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। इससे पहले कि लूकस आगे बढ़कर उसे सुरक्षित किनारे पर खींच पाता, उस खौफनाक दैत्य ने मिया को पानी के अंदर खींच लिया। उधर जेन ने जैसे तैसे रगड़कर खुद की रस्सी तोड़ डाली। जेन तुरंत लूकस के पास आई। वो उसे लेकर जंगल के अंदर भागी और पेड़ पर चढ़ गई। जैसे तैसे वो भयानक रात गुजरी और अगली सुबह हुई। अब लूकस को पूरा खेल समझ में आ चुका था। वो जेन के साथ निकलने को तैयार था। जेन ने आगे के रास्ते के लिए जितना हो सका खाने पीने का सामान पैक किया और उसे राफ्ट में रखकर लूकस के साथ वहां से निकल पड़ी। जेन ने देखा कि राफ्ट के अंदर ढेर सारा खून बिखरा हुआ था। ये देखते ही जेन को तुरंत एक बात खटकी। उसे याद आया कि जब वो लूकस और मिया को उस आइलैंड से निकलने के लिए मना रही थी, तब लूकस ने चिढ़कर उससे कहा था, मिया को लग रहा है कि तुम भी जैक की तरह जिद कर रही हो। उस वक्त तो जेन को इस बात के पीछे की सच्चाई समझ में नहीं आई थी, लेकिन राफ्ट के अंदर खून देखकर वो समझ गई कि वो खून किसी और का नहीं बल्कि जैक का था। किसी बात को लेकर जैक की जिद करने पर लूकस और मिया ने बेरहमी से उसे मारकर समंदर में फेंक दिया था। जैक का चेहरा उस दैत्य के वार से नहीं बल्कि लूकस और मिया के चाकू के वार से जख्मी हुआ था। यह हैवानी सच्चाई जानकर जेन सन्न रह गई, पर वो कुछ नहीं बोल सकी। लूकस राफ्ट को चलाता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उस दैत्य ने उस पर हमला कर दिया। लूकस जल्दी से राफ्ट के अंदर आ गया और दोनों ने फौरन राफ्ट को अंदर से बंद कर लिया, पर वो दैत्य इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो तुरंत उनकी राफ्ट के ठीक नीचे गया और अपने नुकीले पंजों से एक जोरदार वार कर राफ्ट को फाड़ दिया। अगले ही पल वो राफ्ट को चीरता हुआ सीधा अंदर आ गया। जेन और लूकस का कलेजा सूख गया। वो दैत्य लगातार उन पर वार कर रहा था। लूकस ने तुरंत फ्लेयर गन उठाई और उस दैत्य पर चला दिया। वो दैत्य घबरा गया और पीछे हटते हुए पानी में नीचे चला गया। दोनों को लगा कि वो डर कर भाग गया और अब वे बच गए हैं, लेकिन अगले ही पल वो दरिंदा एक झटके में आया और अपने भारी भरकम पंजे से जेन को जकड़ लिया। वो जेन को पलक झपकते ही गहरे पानी के अंदर खींच ले गया। पानी के अंदर जेन की सांसें उखड़ने लगी थी। मौत उसके बिल्कुल सामने थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर जेन ने लूकस का दिया हुआ पॉकेट नाइफ निकाला और उस दरिंदे के शरीर पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। दर्द से तड़पकर उस दैत्य की पकड़ ढीली पड़ गई और जेन किसी तरह उसकी गिरफ्त से आजाद होकर पानी के ऊपर आ गई। अपने शिकार के बच निकलने पर वो दैत्य गुस्से से तिलमिला उठा। तभी उसकी नजर लूकस पर पड़ी, जो हमले के दौरान पानी में जा गिरा था। लूकस अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा हाथ पैर मार रहा था, लेकिन दैत्य ने पलक झपकते ही उस पर झपट्टा मार दिया। एक ही झटके में वो लूकस को खींचकर समंदर की गहराइयों में बने उस खौफनाक अंधेरे गड्ढे में ले गया। वो गड्ढा उस दरिंदे का असली ठिकाना था। जेन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वापस उस आइलैंड पर लौट आई। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो खौफनाक दैत्य आग से डरता है, इसलिए वो जल्द से जल्द आग जलाना चाहती थी, लेकिन उसकी माचिस की सारी तिल्लियां खत्म हो चुकी थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे वहां सुलगती हुई लकड़ियों से दोबारा आग जला ली। अब जेन को आर पार की लड़ाई लड़नी थी। वो जानती थी कि इस जंग में उसकी हार लगभग निश्चित है। वो इस आइलैंड पर अपने साथ हुए हादसे की सच्चाई दुनिया को बताना चाहती थी। उसने अपनी डायरी निकाली और उस आइलैंड पर घटी पूरी घटना उसने लिख दी, ताकि अगर कभी किसी को उसकी डायरी मिले तो पता चल सके कि वहां उनके साथ क्या क्या हुआ था, और ये भी कि वो किस बहादुरी से एक विशाल दैत्य से लड़ी थी। इसके बाद जेन ने उस दैत्य से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। वो जानती थी कि लकड़ी से बने भालों में इतनी शार्पनेस नहीं होती कि उस दैत्य को मारा जा सके, इसलिए जेन ने उस आइलैंड पर दफन उस परिवार की कब्र खोदकर एक लाश को बाहर निकाला। उसने उसकी हड्डियों को तोड़ा और उन नुकीली हड्डियों को लकड़ी के अगले हिस्से पर कसकर बांध दिया। इसके बाद जेन ने कुछ मछलियां पकड़ी और उन्हें जंगल में एक जगह बिखेर दिया। फिर उसने उन मछलियों के चारों तरफ सूखी लकड़ियों और पत्तियों का एक बड़ा सा घेरा तैयार कर दिया। रात होते ही वो खूंखार दैत्य जेन को अपना शिकार बनाने के लिए किनारे पर आ धमका। वो दैत्य जैसे ही मछलियों के पास पहुंचा, जेन ने तुरंत सूखी पत्तियों में आग लगा दी। देखते ही देखते वो दैत्य चारों तरफ से आग की लपटों से घिर गया। मौका पाते ही जेन ने उस पर हमला बोल दिया और हड्डियों से बने अपने नुकीले भाले से उसके पेट पर ताबड़तोड़ वार करने लगी। लेकिन वो दैत्य इतना भी कमजोर नहीं था। उसने अपने मजबूत पंजों से एक ही वार में जेन को जमीन पर गिरा दिया। जेन बुरी तरह घायल हो गई। इसके बाद उस दैत्य ने जेन का चेहरा अपने खूंखार पंजों में जकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। उसका शरीर चीरने ही वाला था, तभी जेन
ने अपने नाइफ से उस पर जोरदार वार कर दिया। इस अचानक हुए हमले से वो दैत्य बुरी तरह जख्मी हो गया। उसका ढेर सारा खून बहने लगा। मौका पाते ही जेन वहां से भागी और सीधे राफ्ट के पास पहुंची, लेकिन उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। राफ्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका था। जेन जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा वो खूंखार दैत्य ठीक उसके सामने खड़ा था। जेन अपना भाला उसकी तरफ ताने लड़ने के लिए तैयार खड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल वो दैत्य अपने आप धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अब तक उसका इतना खून बह चुका था कि वो अधमरा हो चुका था। जेन ने इसी मौके का फायदा उठाया और उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ कई वार कर उसे हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया। उधर उस दैत्य के लिए लगाई गई आग अब पूरे जंगल में फैलने लगी थी। देखते ही देखते पूरे आइलैंड पर एक भयंकर आग भड़क उठी। वो आग इतनी विशाल थी कि आसमान से गुजरने वाले हर प्लेन को साफ दिखाई देने वाली थी। इसे देखकर जेन के मन में एक उम्मीद जागी कि कोई ना कोई इस आग की खबर अथॉरिटी को जरूर देगा। खबर मिलते ही अथॉरिटी का कोई ना कोई प्लेन उस आइलैंड तक जरूर पहुंचेगा और इस तरह जेन आखिरकार वहां से जिंदा बचकर निकल सकती है। हालांकि ये महज एक पॉसिबिलिटी थी। ऐसा भी हो सकता था कि अगले ही पल बारिश शुरू हो जाए और वो आग बुझ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो जेन को एक बार फिर उसी आइलैंड पर अकेले मदद का इंतजार करना होगा। और क्या पता, शायद अगली बार उसे इससे भी खतरनाक किसी दैत्य से लड़ना पड़े। याद रखे दोस्तों, हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, इंसान की हार न मानने की जिद बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। इंसान जिंदगी के चाहे जिस भी मोड़ पर खड़ा हो, कोई ना कोई चुनौती उसके सामने खड़ी ही रहती है। लेकिन असली हार तब नहीं होती जब मुसीबत बड़ी हो, बल्कि हार तो तब होती है जब आप लड़ना छोड़ देते हैं। और इसी खूबसूरत संदेश के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, हो सकता है कि हमारी अगली वीडियो आप तक ना पहुंचे, क्योंकि YouTube हमारी हर नई वीडियो सब्सक्राइबर्स तक नहीं पहुंचाता। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल के आइकन पर क्लिक करें और ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और कोई भी शानदार कहानी आपसे मिस ना हो।